हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ लीगल डिसेबिलिटी, टू व्हाट एक्सटेंट सच डिसेबिलिटी एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट। तो इसमें हमें टर्म जो है लीगल डिसेबिलिटी इसको एक्सप्लेन करना है और हमें बताना है ये किस एक्सटेंट तक जो है एक्सटेंड करती है जो लिमिटेशन पीरियड है। ये क्वेश्चन हमारे पास HGS 2003, 2015, 2019, 1988, RGS 2011, DGS 1980 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि लीगल डिसेबिलिटी लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंडर रेफ़र करती है सिचुएशंस को जहाँ पे एक पर्सन एबल नहीं है, समर्थ नहीं है इनिशिएट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स की कुछ इनकैपेसिटीज़ की वजह से। तो ये इंक्लूड करता है एक माइनर को जो 18 साल से कम होता है, इंसेन जिसके दिमागी हालत ठीक नहीं होती, और एक इडियट को, मतलब जो जन्म के साथ ही जो है उनका दिमाग जो है स्टेबल काम नहीं करता। जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है एक्सटेंशन लिमिटेशन पीरियड को इंडिविजुअल्स के लिए जो फेस करते हैं इन डिसेबिलिटीज़ को, अलाउ करता है उनको कि वो फाइल कर सकते हैं सूट या एप्लीकेशंस जब उनकी डिसेबिलिटी जो है सीज़ हो जाती है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने एक ओवरव्यू लिया है कि लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है, और इसको जो है लिमिटेशन एक्ट में बोला गया है कि जब डिसेबिलिटी सीज़ हो जाती है तो उसके बाद जो है आप सूट या एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। फिर आ गया पर्पज़ क्या है। जो प्रोविज़न का है लीगल डिसेबिलिटी के ऊपर, उसका जो एम है वो इंश्योर करना है कि इंडिविजुअल्स जो जेन्युइनली प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने लीगल राइट्स को इनकैपेसिटी की वजह से, उनको बार ना किया जाए, रोका ना जाए ऐसा करने से सो सिंपली, इतनी आसानी से, क्योंकि जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सपायर हो गया है। तो बेसिकली जो लीगल राइट है किसी पर्सन का वो ना छीना जाए इस बेसिस पे कि उसका लिमिटेशन जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया है। फिर आ गया प्रोविज़न हमारे पास सेक्शन 6 जो है वो जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का स्पेसिफिकली एड्रेस करता है लीगल डिसेबिलिटीज़ को। ये स्टेट करता है अगर एक पर्सन इंटाइटल्ड है सू करने के लिए या अप्लाई करने के लिए एग्जीक्यूशन का डिक्री का जो लीगल डिसेबिलिटी के अंदर है, उस टाइम पे जब जो लिमिटेशन पीरियड बिगिन करता है तो वो ऐसा कर सकता है सेम पीरियड में जब डिसेबिलिटी सीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जब किसी पर्सन का जो राइट है सू करने का वो बिगिन करता है या वो इंटाइटल्ड है, लेकिन उसी टाइम पे जो डिसेबिलिटी है वो होती है उस इंसान में, तो जब ये डिसेबिलिटी सीज़ हो जाती है उसके बाद जो है वो सू कर सकता है या फिर फाइल कर सकता है अपनी एप्लीकेशन। अब टाइप्स क्या हैं डिसेबिलिटी के। जो एक्ट है वो रिकॉग्नाइज़ करता है 3 तरीके की लीगल डिसेबिलिटीज़। पहला है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब है 18 साल से नीचे या 21 साल कुछ केसेस में, जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंदर गिवन है। फिर आता है इंसेनिटी। इंसेनिटी एक स्टेट है मेंटल डिरेंजमेंट की जो प्रिवेंट करती है एक पर्सन को समझने से कि क्या नेचर है उसके एक्शंस का या उसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर आता है इडियोसी। एक सीवियर फॉर्म है मेंटल डेफिशिएंसी का जो रेंडर करता है एक पर्सन को इनकेपेबल की रैशनल थॉट का या फिर एक्शन का। तो हमारे पास ये जो 3 टर्म है ये हमारे पास डिसेबिलिटी हैं 3 जो रिकॉग्नाइज़ की गई हैं। फिर आता है एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड। अगर एक पर्सन लीगल डिसेबिलिटी के अंदर है, जब लिमिटेशन पीरियड बिगिन करता है तो जो टाइम पीरियड है फाइल करने के लिए एक सूट या एप्लीकेशन वो कैलकुलेट किया जाएगा उस डेट से जब डिसेबिलिटी एंड करती है। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड पार्ट है उसका जो आंसर है हमारे पास। फिर आता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो सेक्शन 6 क्लोज 2 जो है वो प्रोवाइड करता है अगर एक पर्सन अफेक्टेड है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ से या फिर कोई नई डिसेबिलिटी अराइज होती है, प्रीवियस वन जो है जो प्रीवियस डिसेबिलिटी थी उसके ख़त्म होने से पहले ही दूसरी शुरू हो जाती है, तो लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड होगा जब तक सारी की सारी डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो सीज़ नहीं हो जाती हैं। तो फॉर इंस्टेंस 3 महीने तक उसको एक डिसेबिलिटी थी, फॉर एग्जांपल वो माइनर था, लेकिन 3 महीने ख़त्म होने से पहले ही यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड आपका स्टार्ट होना था, उससे पहले ही जो है वो इंसेन हो गया। तो यहाँ पे जब तक ये दोनों डिसेबिलिटीज़ नहीं ख़त्म होती हैं लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। फिर आता है डेथ ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। सेक्शन 6 क्लोज 3 जो है वो प्रोवाइड करता है अगर डिसेबिलिटी कंटिन्यू करती है जब तक पर्सन की डेथ नहीं हो जाती है
तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो फाइल करेंगे सूट या एप्लीकेशन जो एक्सटेंडेड पीरियड है डेथ के बाद। तो अगर डेथ के केस तक डिसेबिलिटी कंटिन्यू रहती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पिक्चर में आते हैं। फिर आता है एक्सेप्शन क्या है। सेक्शन 6 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला आ गया अपील्स पे, फिर आ गया प्रीएम्पशन सूट्स पे, तीसरा आ गया उन केसेस में जहाँ पे लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है किसी स्पेशल या लोकल लॉ के द्वारा। फिर आता है ये अप्लाई करता है सिर्फ प्लेंटिफ के ऊपर जो डिसेबिलिटी के अंदर है। ये जो है डिफेंडेंट अगर सफ़र करता है तो उस पर अप्लाई नहीं करता है। फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड केस लो है, दैट इज़ पी सतार्थी वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2000 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो मेंटल इलनेस है वो सीवियर होनी चाहिए ताकि वो प्रिवेंट कर सके लीगल एक्शन को। तो इसमें सिर्फ एक लाइन हेल्ड की गई है जो हमें मेंटल इलनेस की सीवियरिटी को लेके बताया गया है। फिर है हमारे पास रीसेंट केस लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है आपके पास, दैट इज़ के वी बीजू वर्सेस के वी रंजन एंड अदर्स 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस की पॉइंट्स जो हैं जजमेंट के वो हैं हमारे पास। पहला आ गया लीगल डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया, मतलब दोबारा से हेल्ड किया कि अगर एक पर्सन किसी लीगल डिसेबिलिटी के अंदर है, दैट इज़ माइनॉरिटी है, इंसेनिटी है या इडियोसी है, उस टाइम पे जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट होगा तब जब डिसेबिलिटी जो है वो सीज़ हो जाएगी। दूसरा आ गया सेक्शन 6 अलाउ करता है ऐसे इंडिविजुअल्स को फाइल करने के लिए सूट प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड के अंदर आफ्टर द डिसेबिलिटी एंड्स। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको अफर्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट केस लॉ में। फिर आता है हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है कॉन्टिन्यूस डिसेबिलिटी एंड जॉइंट क्लेमेंट्स। पहला आता है कि जब मल्टीपल प्लेंटिफ्स इन्वॉल्व होते हैं और उनमें से एक जो है वो डिसेबल होता है तो जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सटेंड किया जाएगा उसी समय तक उस पर्सन के लिए, ज़रूरी नहीं है सारे क्लेमेंट्स के लिए। तो जैसे 3 हमारे पास क्लेमेंट्स हैं, उनमें से 2 जो हैं एकदम ठीक हैं और एक है वो जो हमारे पास इंसेन है, मतलब वो डिसेबल है लीगली सू करने के लिए। तो ये टाइम पीरियड सिर्फ इसी के लिए स्टॉप होगा, इनके लिए जो है वो कंटिन्यू रहेगा। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जो डिसेबिलिटी है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब वो एग्जिस्ट करती है जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी जो है स्टॉप नहीं करेगी लिमिटेशन को। फॉर इंस्टेंस आपके पास 3 साल का टाइम पीरियड है किसी भी सूट को जो है फाइल करने का। यहाँ पे जो आपकी जो लीगल डिसेबिलिटी है वो ये जो टाइम पीरियड फिक्स है इससे पहले शुरू होनी चाहिए। इसके बाद अगर जैसे 1 साल निकल गया है, आप एकदम ठीक हैं, उसके नेक्स्ट 2 साल तक आप लीगली डिसेबल हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। फिर आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। जो पर्सन क्लेम कर रहा है बेनिफिट लीगल डिसेबिलिटी के अंदर, उसको प्रूव करना है कि उसकी अपनी डिसेबिलिटी मेडिकल या फिर लीगल एविडेंस के थ्रू। तो जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस जजमेंट ने कवर किया है वो है हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ। तो कोई भी पर्सन जो क्लेम कर रहा है कि मैं इस स्पेसिफिक टाइम तक लीगली डिसेबल था या हूँ, उसको अपनी डिसेबिलिटी प्रूव करनी है मेडिकल या लीगल एविडेंसेस के थ्रू। मेडिकल एविडेंसेस आपके पास आएंगे जब आप इंसेनिटी प्रूव करेंगे या फिर इडियोसी प्रूव करेंगे। आपके पास जो लीगल एविडेंस है वो आ सकता है जब आप माइनॉरिटी प्रूव करेंगे, आपके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं इनके थ्रू। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ गार्डियनशिप। अगर एक माइनर या इंसेन पर्सन के पास गार्डियन है या नेक्स्ट फ्रेंड है तो जो लिमिटेशन पीरियड है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं होगा जब तक जो गार्डियन है वो फेल नहीं हो जाता है एक्ट करने से। तो अगर किसी का गार्डियन या नेक्स्ट फ्रेंड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो जो उसकी प्राइम ड्यूटी है इस जो आपके पास सूट होगी या फिर आपके पास एप्लीकेशन होगी उसकी कैरी ऑन करने की, तो इसमें जो लिमिटेशन है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं करेगा जब तक गार्डियन के जो बिहाफ पे ये नहीं दिख जाता है कि गार्डियन फेल हो गया था एक्ट करने से। इसमें आ गया कंक्लूजन हमारे पास। सेक्शन 6 जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है फ्रेश स्टार्ट ऑफ लिमिटेशन, ये मेयरली एक्सटेंड करता है जो स्टार्ट है लिमिटेशन का। जो प्रिविलेज है इस सेक्शन के अंडर वो पर्सनल है डिसेबल्ड पर्सन को अलोन और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। इन केस जो डेथ हो जाती है एंड नॉट टू द परचेज़र और असाइनीज़, तो ये परचेज़र और असाइनी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जब कंप्यूट किया जाता है प्रिस्क्राइब पीरियड, जो डेट है जिस पे माइनर अटेन करता है मेजॉरिटी, वो जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये जो 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स थे हमारे पास, ये कंक्लूजन में आए हैं हमारे पास।
पहली चीज़ तो ये फ्रेश जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक्सटेंड करेगा जो लिमिटेशन की जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पास। इस तरीके की जो वन लाइनर्स हैं ये आपको जो है इंटरव्यू फोकस्ड होती हैं। तो अगर इंटरव्यू में कोई पूछे कि सेक्शन 6 जो है वो फ्रेश पीरियड स्टार्ट करता है, तो आपको करेक्ट करना है कि नहीं, वो सिर्फ एक्सटेंड करता है। फिर आता है कि डिसेबल्ड पर्सन ही इसका फ़ायदा ले सकता है या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो परचेज़र या असाइनी होगा जिसने उससे कुछ ख़रीदा है, वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। फिर जब कंप्यूट करते हैं प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, तो जिस दिन पे जो पर्सन मेजर होता है वो जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया था। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में पूछा गया है। 3 स्टेट्स मैंने स्पेसिफाई किए हैं क्वेश्चन में, लेकिन ऑलमोस्ट हर स्टेट में जो है लीगल डिसेबिलिटी का क्वेश्चन आया है। कुछ स्टेट में जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आया है, उसको जो है आप अच्छे से टैकल करेंगे जो हमारे पास केस लॉज हैं या हमने जो प्रोविजंस डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पे। बाकी अगर ये 5 मार्कर में आता है आपके पास, तो आप जो है सीधा प्रोविजन से स्टार्ट करेंगे जो आप इंट्रो में लिखेंगे। उसके बाद आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ पे जाएंगे, आप पर्पस भी बता सकते हैं इसका पर्पस क्या है। उसके बाद जो है आप केस लॉ डिस्कस करेंगे। आप स्टैंडर्ड केस लॉ स्किप कर सकते हैं, आप रीसेंट केस लॉ जो है, क्योंकि इसमें रीसेंट केस लॉ के ही हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, तो आप इन 4 पॉइंट्स को जो है 5 मार्कर में भी डालेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर आप कंक्लूजन जो है 2 लाइन के साथ एंड कर सकते हैं। तो आप 5 जो नंबर का आपका क्वेश्चन होगा उसमें आप थोड़ा कम ही लिखेंगे, 10 मार्कर में आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, और 15 और 20 जो होगा उसमें जो डिट्टो हमने जितने भी पॉइंट्स किए हैं, हेडिंग्स किए हैं, ये सारी जो है आप कवर करेंगे। इसमें ध्यान रखिए कि रीसेंट केस लॉ जो है आपके पास, ये आप ज़रूर से ज़रूर मेंशन करें और इसको डिटेल में ही एक्सप्लेन करें। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।